नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मैं इस वक्त हाथरस के बुलगढ़ी गांव की गली में मौजूद हूं। यही वो गलियां हैं जहां से 19 साल की एक लड़की के गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया, जो इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन ताज्जुब है, इतने संवेदनशील मामले को न्यूज चैनलों ने तमाशा बना कर रख दिया। लेकिन मैं जब इस गली में मौजूद हूं जिसके ठीक पीछे उस बच्ची का घर है, तब पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह सकती हूं कि सच इसी गांव की मिट्टी में दफन है। हकीकत हाथरस की कुछ खामोश आंखों ने देखी है। सच ठंडी पड़ चुकी उस बच्ची की चिता की राख में मौजूद है। TV9 भारतवर्ष पूरी जिम्मेदारी के साथ हाथरस के इस पूरे मामले की तहकीकात कर सच आपके सामने लाने की कोशिश करेगा और हम कुछ अहम सवालों के जवाब जानेंगे। बुलगढ़ी गांव की बेटी के साथ रेप हुआ या गैंगरेप? गैंगरेप पर परिवार और पुलिस के बयानों में फर्क का सच क्या है? पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट में कहां पेंच है? मेडिकल रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर का बयान क्या कहता है? आधी रात को पीड़िता के अंतिम संस्कार का सच क्या है? पीड़िता के अंतिम संस्कार में परिवार वालों को शामिल नहीं किया गया। हाथरस पुलिस और प्रशासन पूरे मामले में क्या छिपा रहा है? मीडिया की बुलगढ़ी में एंट्री पर बैन क्यों लगाया गया था? और एक सनसनीखेज स्टिंग जो आपको सन्न कर देगा। बुलगढ़ी का पूरा सच जानने के लिए इन सवालों के जवाब जानना बेहद जरूरी है। ये कुछ ऐसे अहम सवाल हैं जो मीडिया के शोर में कहीं दफन हो गए। बड़ा सवाल यही है कि टेलीविजन पर अब तक जो कुछ आपने देखा, क्या वो अर्ध सत्य है? बुलगढ़ी की बेटी के साथ उस रोज क्या हुआ था? TV9 भारतवर्ष पूरी प्रामाणिकता के साथ हाथरस के ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हम कोशिश करेंगे हाथरस के गैंगरेप कांड से हकीकत और फसाने को अलग करें और आपके सामने पूरा पर्दा उठाकर हकीकत दिखाएं। हाथरस के बुलगढ़ी कांड का सच इस अंधेरे में कहीं दफन है। बुलगढ़ी कांड का राज इन रास्तों में कहीं गुम है। मौत की शिकार पीड़िता के इंसाफ की लड़ाई पुलिस की बैरिकेडिंग के पीछे बेमुरव्वत है। फिर सच क्या है? गैंगरेप कांड पर सनसनी क्यों मची है? और 14 सितंबर यानी वारदात वाले दिन को लेकर सस्पेंस क्यों है? ये जानने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम हाथरस से 4 किलोमीटर का सफर पूरा करती है। हमारा सामना पुलिस के भारी इंतजामों से होता है। इसे पार कर एक पतली सड़क बुलगढ़ी गांव की तरफ बढ़ती है। करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम वहां पहुंचते हैं जहां की 14 सितंबर का फसाना जमाने की चर्चा का केंद्र में है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 14 सितंबर को बुलगढ़ी गांव की एक लड़की कथित तौर पर गैंगरेप का शिकार हो गई? मैं कथित तौर पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस कहानी में कई ट्विस्ट हैं और कई टर्न हैं। इस कहानी की जो शुरुआत है वो जान से मारने के प्रयास से शुरू हुई और अंत गैंगरेप तक पहुंच गया। आइए इन गलियों में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहली बात, TV9 भारतवर्ष की ईमानदार कोशिश 19 साल की बेटी को इंसाफ दिलाना है। महिला कांस्टेबल भी सामने नहीं है, क्या वजह आपको? बिटिया खतरे में है भारत में। TV9 भारतवर्ष की कोशिश 19 साल की बेटी के गुनहगारों तक पहुंचना है। इंसाफ के इस सफर में TV9 भारतवर्ष का खुफिया कैमरा अलीगढ़ के उस जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचता है जहां इलाज के लिए पीड़िता को हाथरस से भेजा गया और होश आने पर आखिरी बार 22 सितंबर को पीड़िता का बयान दर्ज हुआ। फोरेंसिक एक्सपर्ट लगे हुए हैं, बाकी लोग लगे हुए हैं, गायनेकोलॉजिस्ट लगे हुए हैं। उन्होंने देखा, री एग्जामिन किया, री एग्जामिन क्या पाया वो?
डॉक्टर फखरुल हुदा, हेड न्यूरोसर्जरी, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज। टीवी9 भारतवर्ष के स्टिंग के मुताबिक 22 सितंबर को पहली बार गैंगरेप की शिकायत पर पीड़िता के मेडिकल सैंपल लिए गए। सवाल है, जब वारदात 14 सितंबर की सुबह 9:30 बजे हुई तो फिर रेप का केस 22 सितंबर को क्यों खुला? आखिर 14 सितंबर से 21 सितंबर तक गैंगरेप के मामले में सन्नाटा क्यों था? इन सवालों की तहकीकात के लिए टीवी9 भारतवर्ष के अंडरकवर रिपोर्टर फारूक नेवाजी और उमेश पाटिल के साथ हाथरस के संवाददाता शुभम गुप्ता गलियां छानते रहे। टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर जितेंद्र शर्मा भी ओपन कैमरे से बूलगढ़ी कांड की कड़ियां जोड़ते रहे। इसी कड़ी में टीवी9 भारतवर्ष की टीम पहुंचती है बूलगढ़ी से 2.5 किलोमीटर दूर चंदप्पा थाना। यह तस्वीर 14 सितंबर की है। वारदात के आधे घंटे के अंदर पीड़िता और परिवार शिकायत के लिए थाने में था। पीड़िता की हालत गंभीर थी, लेकिन वो होश में थी। 14 सितंबर यानी वारदात वाले दिन थाने में क्या क्या हुआ, इसके चश्मदीद थे हेड कांस्टेबल महेश पाल। ये वही कांस्टेबल हैं जिन्होंने इस वारदात पर इकलौती एफआईआर लिखी। टीवी9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे में हेड कांस्टेबल महेश पाल ने क्या बताया? की तो कोई बात ही नहीं, केवल ये जो कह रहा था कि संदीप ने दुपट्टा से लड़की मारने जा रहा था, कोशिश कर रहा था, वही इसने तहरीर में लिख के दिया है। अब देखिए, 14 सितंबर को पीड़िता के भाई की तहरीर में कहीं भी रेप या गैंगरेप का जिक्र तक नहीं है। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उसमें कहीं रेप या गैंगरेप की धाराएं भी नहीं हैं। हम मान लेते हैं कि पुलिस की एफआईआर गलत हो सकती है, लेकिन पीड़िता की मां जो कह रही है, क्या वो सच है? रंजिश चल रही है? हाँ, रंजिश चल रही है। क्या रंजिश थी? पहले की हमारे ससुर की चांद खाते ही धनाती थे। अच्छा, उन्हीं लोगों ने? हाँ, उन्हीं लोगों ने। कितने साल पहले? कम तक है गई 15-16 साल है। अच्छा, वो खत्म है गए हमारे ससुर तक, अब वो रंजिश चली आ रही। अब सवाल है, एक रंजिश का मामला रेप और फिर गैंगरेप तक कैसे पहुंचा? टीवी9 इसकी मुकम्मल पड़ताल कर रहा है कि पीड़िता को इंसाफ मिले और उसके गुनहगारों को सख्त सजा। गैंगरेप या रेप के केस में पीड़िता का बयान सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। कानून की धाराओं के मुताबिक रेप की कोशिश ही रेप के बराबर है। पुलिस ये कह रही है कि रेप हुआ ही नहीं, तो फिर गैंगरेप का सवाल कहां से पैदा होता है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को, आई डोंट नो। 14 सितंबर 2020, चंदप्पा थाना, हाथरस, सुबह 10:30 बजे। एक माँ, एक भाई, कुछ तमाशबीन, 4 बच्चे, 2 पुलिस वाले, एक बेटी की बदनसीबी के गवाह थे। ऐसी बदनसीब बेटी जो थाने के अहाते में जमीन पर पड़ी थी, जिसकी कराह को कोई समझ भी नहीं पा रहा था। वो पूरा जोर लगाकर दरिंदगी बयां कर रही थी। क्यों दबा दिया बताओ? अच्छा, काहे दबाया गला? और भी कहीं छोटा है? पुलिस थाने में बूलगढ़ी की बेटी ने जिस हैवानियत को बयां किया, क्या वो शिकायत दर्ज हुई? थाने में लिखी शिकायत तो कुछ और है। पुलिस वालों के बयान भी बेटी के आरोपों से मेल नहीं खाते। ये शिकायत चंदप्पा थाने में बूलगढ़ी की बेटी के परिजनों ने दी थी। इसमें कहीं भी बलात्कार का जिक्र नहीं है।
आईपीसी की धारा 307 का मुकदमा दर्ज है, यानी हत्या की कोशिश, अटेम्प्ट टू मर्डर। थाने की एफआईआर में भी हैवानियत के आरोपों की कोई धारा नहीं है। तो जिसने ये एफआईआर दर्ज की वो क्या कहता है, क्यों इतनी बड़ी चूक हुई? एफआईआर लिखने वाले चंदप्पा थाने के हेड कांस्टेबल महेश पाल से टीवी9 भारतवर्ष ने सच जानने के लिए खुफिया कैमरे पर बात की। महेश पाल की बातें हैरान करने वाली हैं। रेप की तो कोई बात ही नहीं, केवल ये जो कह रहा था कि संदीप ने दुपट्टा से लड़की मारने जा रहा था, कोशिश कर रहा था, वही इसने तहरीर में लिख के दिया है। ये रेप की कोई बात होती, हम पे क्या धारा लगाने में फर्क पड़ रहा था भाई? बताओ आप, जब हम मुकदमा 307 का लिख रहे हैं, SC एक्ट लगा रहे हैं, जबकि तुम्हें जात भी नहीं खोली, तहरीर में जात नहीं खोली इन्होंने, कि मैं जाति से वाल्मीकि हूँ। हम तो पूछ ली तुम कौन हो, वाल्मीकि, चलो जी SC एक्ट हो गई, उठा करें। इतना करने पे भी बावजूद भी लड़की उस वक्त होश में थी? हाँ, बातचीत कर रही थी, पूछ रहे थे, सब बता रही थी, सारी बातें कर रही थी। बयान आपने नहीं लिया था उसने? बयान मैंने नहीं लिया। पूछ रहे चोट कहाँ है, मेरे दर्द है, यहाँ है, वहाँ है। अच्छा, ज़्यादा हम देख नहीं सकते, इसलिए महिला कांस्टेबल मैंने भेजी, जो हमारी मुंशी है, मैंने उससे कहा तू देख के इसके चोट बोट कहाँ है, तो वो चोट देख के आई। और उसके अलावा जब कंप्लेन करने आई थी तो कौन कौन लोग साथ में थे उसके? उसका भाई था और उसकी माँ थी, 2 लोग। बाद में बाप ये सब बाद में आए। ये कितने तारीख की बात है? 16 तारीख को ही लोग आए थे कंप्लेंट लेके, तो उसमें रेप की बात एक बार भी कहीं नहीं ना, कहीं भी नहीं। अरे और तो सच बात तो ये, रेप की तो बात छोड़ो, वो छेड़छाड़ की बात भी नहीं थी। यहाँ से जब रेफर हो गई है अलीगढ़ के लिए, मेडिकल के लिए, वहाँ परिजनों ने तहरीर नहीं दी, पुलिस लिखती कैसे? हेड कांस्टेबल ने तो SC ST धारा जोड़कर ही उपकार कर दिया। दरिंदों के हमले से घायल बेटी की हालत बिगड़ी तो उसे थाने से अस्पताल भेज पुलिस ने दूसरा एहसान लाद दिया। 14 सितंबर को वारदात के कुछ घंटे बाद जिला अस्पताल हाथरस में बेटी ने दूसरी बार आप बीती सुनाई। दरिंदों की जबरदस्ती का जिक्र यहाँ भी था। क्या हुआ, किसने मारा है आपको? अच्छा, किस बात को लेकर? वो बार बार जो कह रही थी, वो जिसे समझाना चाह रही थी, उसे कोई समझा क्यों नहीं? क्या ये माँ भी नहीं समझ पाई बेटी का दर्द? अब ऐसे गांव में है कि तू में तो होती रहती है, जो बान है ऐसा खुद से लगा रही है कि घास भूखे से लौड़िया का के तब खेचे लगो बाजार में। और मैं संग न होती तो ये दूसरी बात है, मैं खुरपी जराती सब मैं करी है खेतों में। ये गला किसने दबाया? गुड्डू के छोरा ने। क्या नाम है उसका? संदीप। ये नहीं पता कि रेप हुआ कि नहीं हुआ, ये भी नहीं पता कि गैंग रेप हुआ कि नहीं हुआ, ये नहीं पता कि पीड़िता को समय पर इलाज मिला या नहीं मिला, ये नहीं पता कि पीड़िता की जीभ कटी या नहीं कटी। ऐसे अनगिनत सवाल हैं जो इस वक्त बुलगड़ी गांव की इन गलियों में तैर रहे हैं। सच क्या है, वो इन गलियों के सीने में दफन है और सन्नाटा सच पर पूरे तरीके से पर्दा डाले हुए है। दबंगों की दरिंदगी से जो लड़की मौत के कगार पर पहुंच चुकी थी, जिस लड़की की जुबान से अल्फाज नहीं फूट रहे थे, वो कैसे समझाती? जिला अस्पताल हाथरस में लड़की की नब्ज थमने लगी, उसने होश खो दिया, उसे अलीगढ़ रेफर किया गया। अलीगढ़ अस्पताल में बेटी का इलाज चल रहा था। वारदात के 5 दिन तक पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, लेकिन 19 सितंबर को मुख्य आरोपी के बूलगढ़ी से फरार होने की खबर फैली। पुलिस ने उसे धर दबोचा। बूलगढ़ी के घिनौने कांड का मुख्य आरोपी संदीप सिंह गिरफ्तार कर लिया गया। इस दिन तक इस पूरे मामले में सिर्फ एक नाम था, एक आरोपी और मारपीट का आरोप। लेकिन संदीप सिंह की गिरफ्तारी के साथ ही केस में बड़ा ट्विस्ट आया। सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल होने लगी। ये पोस्ट थी मंजू दिलेर की। मंजू दलित नेता हैं। इनकी पोस्ट में पहली बार बूलगढ़ी वारदात में 4 नाम सामने आए। गैंगरेप की बात सामने आई। चारों आरोपी बूलगढ़ी गांव के बताए गए, जिनके नाम संदीप सिंह, उम्र 22 साल, 12वीं पास, संदीप गांव में रहकर खेती करता है। लवकुश सिंह, उम्र 19 साल, 10वीं पास, लवकुश गांव में ही रहता है, कोई काम नहीं करता। राजकुमार उर्फ रामू, उम्र 28 साल, 12वीं पास, रामकुमार दूध की डेयरी में काम करता है। रवि सिंह, उम्र 35 साल, 10वीं पास, हाथरस में पल्लेदारी का काम करता है। ये नाम उछले तो बूलगढ़ी में हंगामा मच गया।
उधर अलीगढ़ अस्पताल में भर्ती पीड़िता बेहोशी की हालत में थी। 22 सितंबर को बूलगढ़ी की बेटी होश में आई तो उसने खुलकर गैंगरेप की बात बता दी। कब? एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी? लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं। तो उस समय तो बच गए आप, फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे, पर बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देख के। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया? और मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं किया हुआ। वारदात के 8 दिन गुजर चुके थे, लेकिन जैसे ही गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात का पता चला, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के होश उड़ गए। उन्होंने फौरन महिला चिकित्सकों को बुलाकर उसकी जांच के लिए भेज दिया। हत्या या गैंगरेप जैसी संगीन वारदातों में मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सबसे ज्यादा महत्व होता है। अलीगढ़ के जिस मेडिकल कॉलेज में पीड़िता का सबसे पहला मेडिकल करवाया गया, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के साथ गैंगरेप हुआ ही नहीं था। उसके बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जहां पीड़िता का पोस्टमार्टम हुआ, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खबरों के मुताबिक गैंगरेप का कोई भी जिक्र नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि नहीं हुई तो हैवानियत नहीं हुई, ये तय कैसे हो गया? यूपी पुलिस के बड़े अफसर इस नतीजे तक कैसे पहुंच गए? 22 तारीख को पहली बार अलीगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में जब पीड़िता का बयान क्षेत्राधिकारी के द्वारा लिया गया तो वहां इनके द्वारा दुष्कर्म की बात बताई गई। ये जितना अफसोसनाक है उतना ही दुख देने वाला भी। ऐसी और इतनी जल्दबाजी क्यों, इतनी आपाधापी क्यों? ये अफरा तफरी ही सारे सवालों की वजह है। रेप, गैंगरेप या मर्डर के मामले में मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। बूलगढ़ी की बेटी की मेडिकल सबसे पहले अलीगढ़ में हुई, लेकिन वो मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है ये अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने रेप या गैंगरेप की संभावना से इनकार किया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि फिर बूलगढ़ी में इतनी गहमा गहमी क्यों है? आखिर सच क्या है? ये सच TV9 भारतवर्ष के ओपन और खुफिया कैमरे में भी कैद है। 14 सितंबर 2020 हाथरस से अलीगढ़ पहुंची पीड़िता। गंभीर हालत में बूलगढ़ी गांव की पीड़िता को जिला अस्पताल हाथरस से अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रेफर किया गया। पीड़िता की कंडीशन क्रिटिकल थी। ऐसी सूरत में TV9 भारतवर्ष के अंडर कवर रिपोर्टर फारूक निवासी और उमेश पाटिल ने खुफिया कैमरे का सहारा लिया। TV9 भारतवर्ष के कैमरे में अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन और मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टर कैद हुए। सुनिए डॉक्टर का स्टिंग ऑपरेशन। एक मरीज जब आया, उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, हाथ पांव में पैरालिसिस था। ठीक है, पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन था। अब सवाल उठता है, क्या पीड़िता को अस्पताल पहुंचाने में देरी हुई? क्या पीड़िता को अस्पताल पहुंचाने में पुलिस ने देरी से एक्शन लिया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए TV9 भारतवर्ष ने फिर से खुफिया कैमरे का इस्तेमाल किया। हमने डॉक्टर फखरुल हुदा से पूछा कि जब पीड़िता की हालत गंभीर थी तो उसे दिल्ली रेफर क्यों नहीं किया गया।
फिर आप लोगों ने रेफर कर दिया दिल्ली के लिए? रेफर तो हम लोग पहले कर देते, ऐसे उनके फैमिली तो तैयार होती। अच्छा, फैमिली भी तैयार नहीं थी सर? फैमिली तैयार, आप किसी को फोर्स करके थोड़ी भेज सकते किसी को। 14 सितंबर को पीड़िता अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज आई। 6 दिन बाद 22 सितंबर को उसे होश आया। होश आने पर मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज करवाया गया और यहीं से सामने आया गैंग रेप का सच। उसके फोरेंसिक एक्सपर्ट लगे हुए हैं, बाकी लोग लगे हुए हैं, गायनेकोलॉजिस्ट लगे हुए हैं। उन्होंने देखा, री एग्जामिन किया, क्या पाया वो। अब सवाल उठता है, जिस लड़की की हालत बेहद गंभीर थी वो 14 सितंबर को वारदात के बाद चंदप्पा थाने में तड़प रही थी, तो ऐसी हालत में उसे अस्पताल पहुंचाने में पुलिस वालों ने देर क्यों की? मीडिया रिपोर्ट्स में आरोप है कि गंभीर स्थिति होने के बावजूद पुलिस ने पीड़िता को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया। लेकिन सच्चाई क्या है, यह जानने के लिए TV9 भारतवर्ष चंदप्पा थाने पहुंचा। ये वही थाना है जहां वारदात के बाद पीड़िता को लाया गया था। सुनिए FIR दर्ज करने वाले हेड कांस्टेबल TV9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे पर क्या कहते हैं। जब आई थी आपके पास उस समय ठीक थी? ठीक इतनी नहीं थी, लेकिन हाँ चोट बोट तो उसकी थी ना, ये बातचीत तो कर रही थी। जैसे नहीं कि बेहोश हो या बिल्कुल बोल ना पा रही हो, इस तरह की कोई स्थिति नहीं थी। सारी बातचीत कर रही थी। टाइम से मुकदमा लिख दिया, 9:30 बजे घटना, 10:30 बजे मुकदमा लिख दिया जैसे आए हैं। जबकि ये कहा गया कि मुकदमा लिखने में देर किया गया, ये भी बातें आई है ना। तुरंत मुकदमा काम किया है 307 में और SC/ST में। मुकदमा कायम करने में क्या दिन लगे? 5-10 मिनट लगती है मुकदमा लिखने में, लिख देते हैं। दरअसल 14 सितंबर को थाने में आने तक ना तो पीड़िता ने और ना ही उसके परिवार में किसी ने रेप या गैंग रेप का आरोप लगाया। पहली बार पीड़िता ने होश आने पर अलीगढ़ में मैजिस्ट्रेट के सामने गैंगरेप होने का बयान दिया, लेकिन पीड़िता के होश में आने से पहले स्थानीय नेताओं को होश आ गया। 19 सितंबर को स्थानीय नेता मंजू दिलेर मैदान में आ गईं। मंजू दिलेर ने फेसबुक पर बूलगढ़ी की पीड़िता से गैंगरेप होने का पोस्ट किया। स्थानीय नेता भी इस पूरे मामले में सक्रिय हो गए और पीड़िता का घर राजनीति चमकाने का अड्डा बन गया। महिला कांस्टेबल भी सामने नहीं है, क्या वजह आपको? जो वाल्मीकि समाज की बेटियां हैं, वाल्मीकि समाज की माताएं, अगर किसी भी दरिंदे ने, ठाकुर ने, क्या किसी भी दरिंदे ने अगर उनको छेड़ने की कोशिश की, उनकी तरफ देखने की कोशिश की गंदी नजरों से, मां की कसम उसकी आंख फोड़ दी जाएंगी। महिला कांस्टेबल भी सामने नहीं है, क्या वजह आपको? अब इस नेतागिरी का स्याह सच भी जान लीजिए। पीड़िता दलित समुदाय से थी, आरोपी उच्च जाति का है। दोनों के घर के बीच 20 मीटर का फासला है, लेकिन गांव वालों की बातों पर यकीन करें तो दोनों परिवारों के रिश्तों का फासला बहुत ज्यादा था। पिछले कई घंटे से मैं बूलगढ़ी गांव में मौजूद हूं। मैं यहां की गलियों में घूम रही हूं। गांव वालों से मैंने बात की है और जो अब तक मुझे समझ आया वो ये कि गांव वाले इस पूरी घटना को लेकर 2 खेमों में बटे हुए हैं। एक खेमे की शिकायत यह है कि मीडिया सिर्फ एक ही पक्ष को दिखा रहा है। गांव वाले सियासतदानों के बूलगढ़ी कूच से भी हैरान हैं। वहीं दूसरा पक्ष है जिसका 14 सितंबर की घटना को लेकर एक दूसरा ही नैरेटिव है। दिन के उजाले में खेतों के बीच पतले रास्ते से होकर जब आप बूलगढ़ी गांव में दाखिल होंगे तो एक अजीब सी अफरा तफरी आपको हैरान करेगी। इस अफरा तफरी के बीच वो सच भी है जिसका रिश्ता 14 सितंबर की तारीख से है। आखिर क्या हुआ था 14 सितंबर को? नोएडा से लेकर हाथरस तक हम बुलगढ़ी गांव गैंगरेप कांड की रिपोर्टिंग करने के लिए आए थे। 14 सितंबर की इस वारदात की सच्चाई जानना चाहते थे। इस सिलसिले में जब मैंने गांव वालों से बातचीत की तो कई तरह की थ्योरी सामने आने लगी। गांव वालों की बातों को सुनकर दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो गया। 14 सितंबर को क्या हुआ था, इस कंफ्यूजन को दूर करने से पहले हमें पीड़िता के अलग अलग बयानों पर गौर करना चाहिए।
हमें इस सच्चाई पर ध्यान देना चाहिए कि पीड़िता ने पहले बयान में जबरदस्ती करने की कोशिश की बात कही थी। इसके आगे क्या हुआ? TV9 भारतवर्ष का मकसद इसकी चीर-फाड़ करना नहीं, हम बयानों और तथ्यों के आधार पर सच को समझने और दर्शकों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल गंभीर हालत में पीड़िता को अलीगढ़ से दिल्ली रेफर किया गया था, जहां एक दिन बाद ही 29 सितंबर को उसकी मौत हो गई। सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर ने पीड़िता के शरीर पर चोट का ब्यौरा दिया। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये मारपीट की वारदात है? इसे समझने के लिए पहले तहरीर देखिए और फिर FIR। 14 तारीख को चंदप्पा थाने में दर्ज तहरीर और FIR में पीड़िता से मारपीट का जिक्र है। ठीक तहरीर और FIR जैसी भाषा का इस्तेमाल पीड़ित के मां और भाई ने भी अपने शुरुआती बयान में किया था। अब ऐसे गांव में है कि तू तुम्हें में तो होती रहती है, जो बाने ऐसा खुश लगा रही है कि घास भूखे जो लौड़िया का के तब खेचे लगो बाजारा में। और मैं संग न होती तो ये कुछ दूसरी बात है। मैं खुरपी जराती सब मैं करी है खेतों में देख। ये गला किसने दबाया? गुड्डू के छोरा ने। क्या नाम है उसका? संदीप। पुलिस अधिकारी हैं बड़े बड़े, वो भी जोर डाल रहे थे कि यहाँ से चलिए, और इसीलिए हमने ताला लगा रखा है यहाँ पे कि कोई घसीट के यहाँ से बाहर ना ले जाया जाए। जैसे कि दिल्ली में देखा था आपने, वहाँ से भी हमें घसीट के जबरदस्ती SDM की वैन में डाला गया था। अब CBI जांच तय करेगी कि पीड़िता के रिश्तेदारों के बयानों का अदालत की चौखट के अंदर और कानून की नजर में कितना महत्व है। लेकिन ये तो तय है कि CBI जांच की दिशा पीड़िता का बयान तय करेगी। पीड़िता ने आखिरी बार गैंगरेप का बयान दिया। पीड़िता का बयान ही अंतिम सत्य है। लेकिन सवाल है कि क्या CBI गैंगरेप के आरोपियों को कानून के मुताबिक सजा दिलवा पाएगी? इस बारे में TV9 भारतवर्ष के अंडर कवर रिपोर्टर फारूक निवासी, उमेश पाटिल और हाथरस के स्थानीय संवाददाता शुभम गुप्ता ने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार को खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड किया। सुनिए इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने क्या कहा। जब पुलिस ने ऑथेंटिक कार्रवाई तब लगभग चारों गिरफ्तार कर लिए, वो भी कर लिए, और सब कुछ हो रही है, सब कुछ हो रही है। ये घटना नहीं है तो दिखाई जा रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर निजी बातचीत तक में पुलिस प्रशासन यही कह रहा है कि बोलगढ़ी कांड का रिश्ता गैंगरेप से नहीं है। हैरानी की बात यह है कि खुफिया कैमरे पर भी पुलिस अधिकारी यही जुबान बोल रहे हैं। सवाल है, सच क्या है? सवाल है कि पूरे मामले में पीड़िता के बयान का महत्व क्या है? इसे CBI को भी साबित करना है और कानून को भी। मामले में पुलिस और प्रशासन का रवैया बेहद शर्मनाक है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बूलगढ़ी गांव में जो कुछ हुआ उसकी तस्वीर आज भी हम सबकी आंखों के सामने घूम जाती है। कैसे इस गांव में आधी रात के वक्त पुलिस और प्रशासन ने घर से महज 150 मीटर की दूरी पर अंतिम संस्कार कर दिया पीड़िता का। TV9 भारतवर्ष सवाल पूछता है, क्यों परिवार को भी शामिल नहीं होने दिया गया इस अंतिम संस्कार में, जैसा कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया। बड़ा सवाल यही है कि पुलिस और प्रशासन को आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी? चटकी, आग की लपटें उठी, गांव तक दिखी, हंगामा बरपा। हमारे यहाँ ये रात को नहीं होता है, ठीक है? हमारे वहाँ होगा सुबह, चाहे कुछ भी हो, चाहे जान होगा। भीड़ जुट गई, धक्का मुक्की होने लगी, पुलिस की लाठियां चटकने लगी, ग्रामीण पुलिस वालों से उलझ गए। हंगामा जब तक थमता तब तक चिता राख बन चुकी थी। लेकिन हाथरस की बेटी की चिता की राख से उठी चिंगारी ने अगले ही दिन देश को झकझोर दिया। बूलगढ़ी गांव में जबरन बलात्कार पीड़ित बेटी के अंतिम संस्कार के आरोप पर हंगामा मच गया। हाथरस में, लखनऊ में, दिल्ली में एक बलात्कार पीड़ित बेटी के दर्दनाक, खौफनाक अंजाम पर देश दहल उठा।
शहर शहर आक्रोश भड़का। लेकिन 30 सितंबर की रात पीड़िता का अंतिम संस्कार क्या जबरन पुलिस ने करवाया? क्या परिवार का कोई भी सदस्य अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ? बुलगड़ी गांव के पास खेतों के बिल्कुल बीचों बीच यह वही जगह है जहां आधी रात को पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन अब यह अंतिम संस्कार भी सवालों के घेरे में आ चुका है। सवाल यह कि आखिरकार हाथरस प्रशासन और पुलिस को ऐसी क्या जल्दी थी कि आधी रात को खुद ही पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया? सुबह होने का इंतजार क्यों नहीं किया गया? क्या हाथरस प्रशासन और पुलिस को यह लग रहा था कि चिता की राख के साथ यह पूरा मामला भी ठंडा हो जाएगा? फिर सवाल यह भी है कि आधी रात को किए गए इस अंतिम संस्कार के अंदर पीड़िता का परिवार भी शामिल हुआ था। वाकई यह सच है क्या? सच क्या हो सकता है? जरा इन दो तस्वीरों पर गौर कीजिए। पहली तस्वीर यानी चिता को तेल छिड़क कर जलाती पुलिस के वीडियो पर देश भर में हंगामा मच गया। सवाल उठे, आखिर इतनी जल्दबाजी में बिना परिवार की मौजूदगी में पुलिस ने पीड़िता का अंतिम संस्कार क्यों किया? लेकिन दूसरा वीडियो देखिए, ये उसी 30 सितंबर की रात का है जिसमें पीड़िता के पिता और भाई चिता की लकड़ियां डाल रहे हैं। इस वीडियो पर हर तरफ सन्नाटा है। सवाल है क्यों? मीडिया कवरेज और शोर शराबे का आलम यह है कि 30 सितंबर की रात बुलगड़ी गांव में मौजूद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा की बातें किसी के गले नहीं उतरी। अंतिम संस्कार में उनके परिवार के, उनके जो बाबा हैं, उनके चाचा हैं, उनके चचेरे भाई हैं और भी 1 या 2 और व्यक्ति थे और शायद और भी लोग थे जिन्होंने अंतिम संस्कार में प्रतिभाग किया है और मुखाग्नि दी है। बुलगड़ी की बेटी को मुखाग्नि किसने दी? उसकी चिता किसने सजाई? दावे अलग अलग हैं। तस्वीरें भी 2 पहलू दिखा रही हैं। पुलिस के मुताबिक परिवार अंतिम संस्कार में शामिल था। अपनी बहन की चिता में भाई ने भी लकड़ियां डाली। तो फिर हंगामा क्यों मचा? बवाल क्यों हुआ? इतना तो साफ है कि परिवार के कुछ लोग अंतिम संस्कार में शामिल थे, लेकिन मर्जी से या किसी मजबूरी से। बहन की चिता में लकड़ी रखने वाले भाई ने क्या कहा था, आपको यह भी सुनना चाहिए। पुलिस अधिकारी हैं बड़े बड़े, वो भी जोर डाल रहे थे कि यहाँ से चलिए, और इसीलिए हमने ताला लगा रखा है यहाँ पे कि कोई घसीट के यहाँ से बाहर ना ले जाया जाए। जैसे कि दिल्ली में देखा था आपने, वहाँ से भी हमें घसीट के ज़बरदस्ती SDM की वैन में डाला गया था। ये उस भाई का दावा है जिसने बहन की चिता में लकड़ी डाली, जिसकी तस्वीर पुलिस सबूत के तौर पर दिखा रही है। आखिर पुलिस को ऐसे सबूत दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी? 30 सितंबर की रात उत्तर प्रदेश पुलिस किस दबाव में थी? किसके आदेश पर गांव में पहरा था? चोरी छिपे अंतिम संस्कार क्यों किया गया? मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, ऑफिस में अटैच हूँ। मैं थाने में नहीं हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। मैं खड़े क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरी गांव में ड्यूटी लगाई गई है। कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर, बस मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात एक बार। नहीं मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, आपके सवालों को जवाब देंगे नहीं है। उस रात कोई नहीं बोला। अगली सुबह सफाई देने बड़े बड़े अधिकारी उतर आए। जिला अधिकारी तक ने अंतिम संस्कार में परिजनों के शामिल होने का दावा कर दिया। शव लाया गया था लगभग 12:40-45 पे। तब मेरी ओम प्रकाश जी से और इनके जो बेटे हैं उनसे बात हुई थी और उन्होंने सहमति दी थी कि रात को अंतिम संस्कार कर दिया जाए। उसके बाद इन्हीं की सहमति से उसका अंतिम संस्कार किया गया है और इन्हीं के परिजन वहाँ पे उपस्थित थे। ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है कि इनकी मर्जी की। जब सब राजी थे, जब सबको पुलिस प्रशासन पर यकीन था, तब बुलगड़ी गांव पुलिस छावनी में क्यों बदला गया? पुलिस ने बुलगड़ी की बेटी के परिवार को घर में कैद क्यों कर दिया? उनके मोबाइल क्यों छीन लिए गए? किसने बंद कर दिया था आपको घर में? पुलिस वाले ने कहा करते हैं भीतर बंद कर दे और कहा करते उन लोगों ने बेटी की बॉडी को लेकर चले गए। परिवार पर पहरेदारी में जुटी पुलिस ने मीडिया कैमरों को भी बुलगड़ी गांव में बैन कर दिया। TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर जितेंद्र शर्मा जब बुलगड़ी की बेटी की हकीकत जानने पहुंचे तो उन्हें गांव के बाहर ही घेर कर रोक दिया गया। बैरिकेटिंग की हुई है, चारों तरफ रस्सियां खींची हुई और सिर्फ इसी रास्ते पर नहीं बल्कि गांव के लिए जितने भी रास्ते जाते हैं वहां पर ठीक इसी तरीके से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
पुलिस बोलगढ़ी में बंदिशें लगाती गई, रिपोर्टर्स से बदजुबानी होती गई, लेकिन बलात्कार की शिकार बेटी के इंसाफ की मुहिम नहीं थमी। बोलगढ़ी की बेटी ने 22 सितंबर को बयान दिया कि उसके साथ गैंगरेप हुआ। इस मामले में 4 लोग नामजद हैं। पुलिस ने 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की। ऐसे में बड़ा सवाल यह होता है, जब यूपी पुलिस ये कहती है कि ना रेप हुआ ना गैंगरेप, तो किन लोगों को गिरफ्तार किया गया और क्यों गिरफ्तार किया गया? इसी वजह से बड़ा सवाल यह है कि बोलगढ़ी की पूरी घटना क्या सिर्फ 14 सितंबर से जुड़ी है या फिर कहानी में कुछ और भी पेच है? घिनौनी वारदात के 4 आरोपी, चारों एक ही गांव के, एक ही जाति के, एक जैसी ही परवरिश में पले बढ़े। इन चारों में बहुत कुछ कॉमन है, लेकिन एक बात जो इनमें अलग है वो है पेशा। चारों आरोपियों में 2 कामकाजी हैं। दोनों का गांव से बाहर आना जाना है। 14 सितंबर की सुबह ये चारों कहां थे? क्या चारों बोलगढ़ी गांव में ही थे? इस पर सस्पेंस है। जिन 2 नामों का नाम बयान में हाथरस की बेटी ने दिया, उनका तो पता नहीं, लेकिन एक के बारे में दावा चौंकाने वाला है। हाथरस कांड में आरोपी राम कुमार उर्फ रामू जहां नौकरी करता है, वहां के मालिक की बात सुनिए। सर, एक आगरा अलीगढ़ रोड पे एक चिलर है जी सर, वहाँ जो आरोप लगे हैं 4 लड़कों पे रेप के, गैंग रेप का, उसमें से कौन सा लड़का आप यहाँ काम करता है चिलर पे? रामू नाम का, जो तो ऊंचा सुनता है 14 तारीख को यहीं पर था। वैसे कैसा लड़का है बिहार में? उसका ऊंचा सुनता है वो और बहुत सीधा लड़का है। जी, समझना मुश्किल है कि हाथरस के बुलगढ़ी गांव की इस वारदात में कितने लोग शामिल हैं, क्योंकि 14 सितंबर को दिए गए अपने बयान में पीड़िता ने रेप की कोशिश का आरोप लगाया था। ठीक उसके 9 दिन बाद अलीगढ़ में दिए गए अपने बयान में पीड़िता ने 4 लड़कों के ऊपर गैंगरेप की कोशिश का आरोप लगाया। हालांकि पीड़िता के बयान के आधार पर चारों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पुलिस की जांच के मुताबिक दरअसल ये गैंगरेप का मामला है ही नहीं। पेंच इतना भर नहीं। जिस आरोपी संदीप के नाम का जिक्र पीड़िता अपने बयान में दोहराती रही, उसी नाम का एक शख्स उसके परिवार में भी है। पुलिस बोलगढ़ी कांड में ये गुत्थी भी नहीं सुलझा पा रही, जबकि बोलगढ़ी गांव में जातीय रंजिश की कहानी हर जुबान पर है। पीड़िता की मां पुरानी रंजिश की खौफनाक कहानी 14 सितंबर के दिन से सुना रही है। तो रंजिश चल रही है? हाँ, रंजिश चल रही है। क्या रंजिश थी? पहले की हमारे ससुर की चांद खाते ही धनाती थे। अच्छा, उन्हीं लोगों ने? हाँ, उन्हीं लोगों ने। कितने साल पहले? कम तक है गई 15-16 साल है। अच्छा, वो खत्म कर गए हमारे ससुर तक, अब वो रंजिश चली आ रही। 15 बरस पहले एक खून खराबे से 2 परिवार जानी दुश्मन बन गए। पूरा गांव इस दुश्मनी से वाकिफ है। बोलगढ़ी गांव में खुल्लम खुल्ला दी जा रही इन धमकियों की वजह वही रंजिश है। आरोपियों के हक में पंचायतें हो रही हैं, तो वहीं बेटी को इंसाफ के लिए नेताओं की भगदड़ मची है। कोई बेटी के परिजनों के आंसू पोंछने में लगा है, तो कोई आरोपियों की बेगुनाही साबित करने के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार है। पूरे विश्व में जो काका हाथरस ने नाम किया था, 22 सितंबर से नेताओं का तमाशा बोलगढ़ी में देखने लगा था। गैंगरेप के आरोप लगते ही वरिष्ठ वाल्मीकि नेता स्वराज जीवन ने बोलगढ़ी गांव में पुलिस के बिल्ले नोच लेने की धमकियां दी थी। वाल्मीकि समाज की बेटियां हैं, वाल्मीकि समाज की माताएं, अगर किसी भी दरिंदे ने ठाकुर ने क्या किसी भी दरिंदे ने अगर उनको छेड़ने की कोशिश की, उनकी तरफ देखने की कोशिश की गंदी नजरों से, मां की कसम उसकी आंख फोड़ दी जाएंगी। इस देश की सियासी रवायत है जातीय समीकरण साधने की। बोलगढ़ी में सभी वही साध रहे हैं, लेकिन उस बेटी का क्या जो अब इस दुनिया में नहीं? उस बेटी का क्या जिसका अंतिम संस्कार तक ढंग से नहीं हो पाया? अंतिम संस्कार में जल्दबाजी कर पुलिस प्रशासन ने पूरे मामले को सवालों के घेरे में ला दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कई दिन तक बोलगढ़ी गांव में मीडिया को एंट्री क्यों नहीं दी गई? मीडिया रिपोर्टिंग से सरकार को किस बात का डर था?
सरकार किस सच को छिपाना चाहती थी जो दुनिया के सामने न आए, इसकी कोशिश हो रही थी, या फिर कहानी कुछ और है? ये सियासत का ड्रामा है या प्रशासन की नाकामी का इश्तिहार? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बेटी की चिता की राख इंसाफ की फरियाद कर रही है। हाथरस के इन दो वरिष्ठ अधिकारियों का रवैया कटघरे में है। पूरे मामले पर पर्दा डालने से लेकर धमकीबाजी तक इन दोनों अधिकारियों ने अपनी ताकत का बखूबी इस्तेमाल किया। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है। अब जरा दूसरी तस्वीर पर भी गौर कीजिए। अगर पुलिस की लाठियां खा रहे खादीधारी समाजवादी बोलगढ़ी पहुंच जाते तो क्या हो जाता? अगर दिल्ली से हाथरस पहुंच जाते कांग्रेसी नेता राहुल और प्रियंका गांधी तो कौन सा तूफान आ जाता? लेकिन हाथरस प्रशासन और योगी सरकार की बोलगढ़ी की तरफ एक एक कदम पर सख्ती थी। आलम यह था कि 3 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से पहले तक मीडिया तक की बोलगढ़ी में एंट्री बैन थी। इस पूरे मामले को अगर सबसे ज्यादा किसी ने बिगाड़ा है तो वो है हाथरस प्रशासन और उनके आका। एक गांव के कथित गैंगरेप केस को प्रशासन के सौजन्य से राष्ट्रीय बहस और मीडिया कवरेज का मुद्दा बना दिया गया। मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई, पीड़ित परिवार को किसी से मिलने नहीं दिया गया। इस पूरे मामले में शुरुआत से ही सरकार पर मीडिया का दबाव साफ साफ दिखाई दे रहा था। प्रशासन ने बोलगढ़ी कांड को दबाना चाहा। क्यों? इसका जवाब सियासत के अखाड़े में ही है। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। पूरे मामले के पीछे स्थानीय राजनीति है। वोट बैंक की खातिर नेताओं ने ना तो एक बेटी से दरिंदगी का ख्याल किया और ना ही उसकी चिता की आग को ठंडी करने की कोशिश। जरा सुनिए टीवी 9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे पर हेड कांस्टेबल महेश पाल ने क्या कहा। और तो सच बात तो ये, रेप की तो बात छोड़ो, वो छेड़छाड़ की बात भी नहीं थी। यहाँ से जब रेफर हो गई है अलीगढ़ के लिए, मेडिकल के लिए, वहाँ इनका समूह इकट्ठा हुआ है। फिर वहाँ बात में बयान हुए हैं। इसके बयान में इसने लिखा है कि मुझे छेड़छाड़ कीजिए, तो 354 की धारा बढ़ाई गई छेड़छाड़ की बयानों पे। उसके बाद फिर दोबारा बयान हुए तो उसमें 3 मुलजिम बढ़ा दिए गए और मेरे साथ रेप किया हुआ है। अगर हेड कांस्टेबल महेश पाल के बयान पर गौर करें तो स्थानीय नेताओं ने पूरे मामले को हवा दी। तब इन नेताओं को भी नहीं पता था ये मामला बोलगढ़ी की सरहदों को पार करके प्रदेश से बाहर चला जाएगा। इसी बीच सुशांत रिया ड्रग्स केस में उलझी मीडिया को खबरों में ड्रामे का सुराग मिल गया। मीडिया ने लाइट एक्शन कैमरे के साथ इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया। देखते देखते बोलगढ़ी राष्ट्रीय मुद्दा बन गया और दरिंदगी का शिकार, जिंदगी से हाथ धोने वाली बेटी का न्याय चिता की राख में सिसकता रहा। आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर। सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,